तो पिछले क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए वो -15 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ दिया 15 वोल्ट, तो यही बेस्ट आंसर होगा, तो इसी को हम टिक कर देंगे। वैसे -15 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ पूछा था VA माइनस VV, ऐसे नहीं पूछ कहा है कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, जनरल नहीं बोला है, ठीक है। तो उसका आंसर आना चाहिए -15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ए बी सब सर्किट में, उसमें रेजिस्टेंस दिया है 0.2 ओम, और किसी करंट किसी इंस्टेंट पे VA माइनस VB दिया है 0.5 वोल्ट, और करंट दिए आई, और डेल्टा आई बाई डेल्टा ई दिया गया आपको 8 एम्पियर पर सेकेंड। इंडक्टेंस पूछ रहे हैं, तो सिंपल ही है। इस तरह से मान लिया एक इंडक्टर है और इधर से मान लिया एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें समस्या ये है कि इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो हम अपनी मर्जी से ए से बी की तरफ करंट मान लेते हैं ऐसे। तो अब इसकी इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी VA माइनस VB इज इक्वल टू, इंडक्टर में हमेशा इस तरह करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा बैटरी लगाते हैं LdI/dt की, ठीक है। करंट बढ़ रही होगी या करंट घट रही होगी, मैथमेटिक्स अपने आप संभाल लेगी। आपको हमेशा क्या करना है, इंडक्टर देखते ही करंट की अपोजिट डायरेक्शन में LdI/dt की बैटरी लगानी है। तो हम VA माइनस VB निकाल रहे हैं, तो किरचॉफ लॉ के हिसाब से ए की बी की तरफ चलेंगे, ए से बी की तरफ। तो जिस प्लेट का टर्मिनल पॉजिटिव आ रहा है उसको प्लस लिखेंगे, प्लस LdI/dt। और रेजिस्टेंस में बहुत ही सिंपल सीन होता है कि अगर रेजिस्टेंस करंट रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन, जिधर हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो प्लस IR, किरचॉफ लगाया हमने ये। तो अब देखिए VA माइनस VB आपको दिया है 0.5 इज इक्वल टू L, आपको पता नहीं है, और DI/dt जो दिया है वो 8 एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है, 8 एम्पियर पर सेकेंड, तो 8 लिख देता हूँ मैं इसको। प्लस I कितना है, तो I है 1/2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है 0.2, तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। 0.1 उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, तो 0.4/8 ये आ रहा है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। तो 8 तो ये आपका आ जाएगा 0.05 हेनरी जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा, 0.05 हेनरी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो इंडक्टर हैं L1 L2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड टाइम वेरिंग करंट आर फ्लोन एज शोन, ठीक। और I1 I2 का रेशियो पूछ रहे हैं। तो पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, यानी हम ये कह पाएंगे L1 dI1/dt। जैसे L1 ऊपर वाले अगर इसमें हम देखेंगे तो करंट ऐसे जा रहा है, तो उसमें जो बैटरी बनाएंगे हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी बनाएंगे, तो ये इसके इंड्यूस EMF की बैटरी हो जाएगी, ये इसके इंड्यूस EMF की बैटरी हो जाएगी। और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, यानी LdI1/dt किसके बराबर हो जाएगा आपका, L2 dI2/dt के बराबर, ठीक। और आपसे पूछ रहे हैं I1/I2 का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसमें I1/I2 डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इसमें तो उनके डेरिवेटिव्स है। हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं। अब लेकिन ऐसा कोई आंसर है नहीं इसमें, हमसे से तो पूछा गया I1 और I2 का रेशियो। तो अगर हम dt से dt कैंसिल करके और थोड़ा सा इंटीग्रेट करें, और तो ये L1 I1 इज इक्वल टू बन जाएगा L2 I2। ये मैथमेटिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अब अभी करंट सिनेरियो में चलाने के लिए बेस्ट रहेगा फिर। तो I1/I2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका L2/L1। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 10 हेनरी की कॉयल है, 5 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट है 5 वोल्ट की बैटरी से, 2 सेकंड के बाद करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I0 1 माइनस e⁻t/टाउ। अगर कहीं LR सर्किट है, कहीं इंडक्टर है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, और स्विच आपने ऑन कर दिया है, ये t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन कर दिया है, तो करंट किस तरह से ग्रो करेगी, ग्रोथ ऑफ करंट जो है उसका ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, I0 क्या होती है, तो I0 सैचुरेशन करंट होती है, मैक्सिमम करंट होती है एट ए वेरी लॉन्ग टाइम, और वो होती है V/R। तो V जो है वो 5 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस भी 5 ओम का है, तो ये 1 एम्पियर हो गई करंट। टाउ क्या होता है, टाउ टाइम कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू L/R होती है, तो टाउ जो है वो आपका 2 हो जाएगा, 2 सेकेंड्स। तो अगर हम ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू I0 है 1 माइनस e⁻t/टाउ कितना है 2। अब आपसे कह रहे हैं कि 2 सेकंड पे करंट बतानी है आपको, तो t की वैल्यू भी जब आप 2 डालोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e⁻1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस e⁻1, ये आपकी करंट आ रही है।
So your answer will be B part. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि कुछ इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, कॉइल को कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की बैटरी से, टाइम पूछ रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू राइज 0.63 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर आपको याद हो, यही टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है। टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें करंट अपनी पीक वैल्यू का, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, अपनी सैचुरेशन वैल्यू का 63% तक राइज हो जाए। तो यही कह रहे हैं कि 0.63 या 63% एक ही बात होगी। तो ये जो टाइम आपसे पूछ रहे हैं, ये टाइम कांस्टेंट के बराबर ही पूछ रहे हैं, तो वो होता है एल बाई आर। तो एल आपका दिया है 2.5 हेनरी और आर दिया है आपका 0.5 ओम लिखा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे 0.5 क्या होना चाहिए, ओम होना चाहिए, आर नहीं, 0.5 ओम। 0.5 ओम, तो आप इससे डिवाइड करोगे तो 5 सेकेंड वो टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हर कॉइल 3 हेनरी की है, प्योर इंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछ रहे हैं। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बेसिकली इसमें तीनों कॉइल आपस में पैरेलल में, ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, याद रखना है आपको। रेजिस्टेंस में हम याद करते हैं इस तरह से, अगर एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, तो ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए। और अगर इसमें भी अगर हम 2 रेजिस्टेंस लगा दें तो ये बन जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, सिंपल ये सिचुएशन है। और इंडक्टर रेजिस्टेंस की तरह ही जुड़ते हैं, क्लियर। तो 3 हेनरी 3 हेनरी 3 हेनरी का हो जाएगा 1 हेनरी, ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टेंस इज 2.5 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 10 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। द डिफरेंस बिटवीन द टू इंडक्टेंस पूछ रहे हैं। तो सीरीज में 10 हेनरी यानी L1 प्लस L2 तो है आपका 10, और पैरेलल में 2.4 है, तो पैरेलल का मतलब L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2, ये 2.4 है। तो L1 प्लस L2 की वैल्यू ये 10 है, और 10 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। तो L1 इंटू L2 आ जाएगा 24। अब यहीं से हम समझ लेते हैं, ऐसे 2 इंडक्टेंस लेने हैं जिनका सम तो हो जाए 10, ठीक है, और जिनका प्रोडक्ट हो जाए 24। तो वो 6 और 4 हो सकते हैं, क्योंकि 6 प्लस 4 10 होता है, और 6 इंटू 4 24 होता है। तो यहीं से आपको तुरंत पता लग गया कि वो जो इंडक्टेंस होंगे वो 6 और 4 हेनरी होंगे, एक 6 हेनरी होगा और एक 4 हेनरी होगा। लेकिन आपसे पूछ के आ रहे हैं, आपसे इंडिविजुअल इंडक्टेंस नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं उनका डिफरेंस कितना होगा। तो उनका डिफरेंस हो जाएगा 2 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट आर 5 ओम एंड 20 हेनरी रिस्पेक्टिवली। द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच, 5 ओम और 20 हेनरी का है, एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच। देखते हैं क्या कह रहे हैं। द करंट इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड। द सप्लाई वोल्टेज पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है। ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये आपकी एक बैटरी थी, आपने स्विच क्लोज कर दिया, और स्विच क्लोज करते ही करंट जिस रेट से बढ़ रहा है वो आपको दिया है, di/dt आपको दिया हुआ है 4 एम्पियर पर सेकेंड। यहाँ तक मुझे याद है इंडक्टर 20 हेनरी का था और रेजिस्टेंस शायद 5 ओम था। एक बार चेक कर ले। हाँ, इंडक्टर रेजिस्टेंस 20 हेनरी और रेजिस्टेंस 5 ओम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है वो समझना आपको। t इक्वल टू 0 पे करंट तो 0 होती है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 होगा। तो सारा अप्लाइड वोल्टेज कहाँ मिलेगा आपको, इंडक्टर के अक्रॉस। यानी t इक्वल टू 0 पे मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ कि जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, लेट से v नाम रख लेते हैं इसका, जो v होगा वो होना चाहिए L di/dt के बराबर। इंडक्टर के अक्रॉस ही सारा वोल्टेज जो होगा वो सस्टेन होगा, क्योंकि शुरुआत में करंट 0 होती है, करंट 0 है तो IR 0 है, IR 0 है इसका मतलब रेजिस्टेंस ने कोई वोल्टेज शेयर नहीं किया है, तो सारा अप्लाइड वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस मिलेगा। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सारा अप्लाइड वोल्टेज किसके अक्रॉस मिलता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि इंडक्टर तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ठीक है, फिर ये सारी वैल्यू डालते हैं इसमें। तो वोल्टेज आपको निकालना है, कितना होगा, L दिया है आपको 20 और di/dt दिया है 4, तो अप्लाइड EMF 80 वोल्ट होगा, बी पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजॉइनिंग फिगर शोज टू बल्ब्स V1 एंड B2 रजिस्टर R एंड इंडक्टर L व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑफ। B1 B2 दो बल्ब हैं, रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर L है, और स्विच इज टर्न ऑफ। इसका मतलब पहले से स्विच ऑन रहा होगा तो करंट फ्लो हो ही रही होगी, तो कुछ करंट इसमें से जा रही होगी, कुछ करंट ऊपर से जा रही होगी। बल्ब B1 भी ग्लो कर रहा होगा, बल्ब B2 भी ग्लो कर रहा होगा। B2 वाली ब्रांच में इंडक्टर सैचुरेशन पे आ गया होगा, मैक्सिमम करंट उसके अंदर से फ्लो कर रही होगी। ठीक, अब आपने स्विच ऑफ कर दिया, अब आपने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, ये यहाँ से हटा दिया ये। ठीक, अब आपने इसको ये स्विच ऑफ कर दिया, मतलब ऐसे कर दिया आपने। तो जो इंडक्टर होगा उसके अंदर जो करंट पास हो रही थी वो एकदम से तो जीरो होने नहीं देगा, तो करंट फ्लो कराएगा। लेकिन वो जब वो करंट फ्लो कराएगा तो वो करंट कहाँ से होके आएगी वापस, सर्किट कहाँ कंप्लीट हो रहा है, मेन बात ये है। तो वो जो करंट फ्लो कराएगा उसका सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो रहा है, ऊपर वाली ब्रांच से, और तो कहीं कंप्लीट हो नहीं पाएगा, नीचे वाली ब्रांच तो आपने तोड़ दी है। और जब ऊपर वाली ब्रांच से सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो इसकी जो करंट है वो धीरे 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 डाई आउट होगी, लेकिन ऊपर वाली ब्रांच में के साथ पूरा घूम घूम के धीरे धीरे डाई आउट होगी। तो B1 और B2 दोनों ही ग्लो करेंगे कुछ देर तक, और धीरे 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 उनकी ग्लो कम होती जाएगी और वो डाई आउट हो जाएंगे। ठीक, तो आंसर बनेगा बोथ B1 एंड B2 डाई आउट विद सम डिले। इसमें एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया गया है, फिर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, फिर L और R को क्लोज सर्किट में कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है डिके ऑफ करंट, और डिके ऑफ करंट का एक्सप्रेशन होता है I इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक, करंट जो है वो टाइम के साथ इस तरह से डिके करती चली जाती है। और टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम होता है, तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% डिके हो जाए। 63% डिके हो जाए तो बचे कितने हैं, तो बचती है 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, 37% बचेगी, तो वही टाउ टाइम होता है, और क्वेश्चन में डायरेक्टली वही पूछ रहे हैं। देन द करंट रिड्यूसेस टू 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, द टाइम इज टाउ, टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है L/R। सो योर आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट में होता क्या है। तो टाइम कांस्टेंट में करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू की 63% तक ग्रोथ हो जाती है, या डिके हो रहा हो तो 63% तक डिके हो, 63% से डिके हो जाती है, 37% बचती है। ठीक, तो इसमें तो ग्रोथ की बात चल रही है कि जीरो से कहाँ तक बढ़ जाएगी, तो जीरो से बढ़ जाएगी 63% तक। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। इन द फिगर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी जब ये सैचुरेशन पे आ जाएगा, तो सैचुरेशन पर करंट कितनी फ्लो होगी, तो वो होती है E/R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 2, तो ये 5 एम्पियर की करंट आएगी। और एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो सीधे सीधे फॉर्मूला हाफ LI², L आपका 2 है, I² करोगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 जूल जो है वो एनर्जी स्टोर होगी। सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं LC सर्किट है, रेजोनेंस में है, C की वैल्यू दी है, L की वैल्यू दी है, ओमिक रेजिस्टेंस आपको निगलेक्ट कर देना है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होगी 1/2π√LC। तो सारी वैल्यू इसमें आपको डालनी है और आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, उसमें भी एक ऑसिलेटर सर्किट है, उसका इंडक्टेंस दिया है मिली हेनरी और कैपेसिटेंस दिया माइक्रोफैरड। तो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे कितनी होगी, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आपको एक आंसर मिल जाएगा।